गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं सर, आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक, दिव्या, हिमानी, जयश्री, अक्षिता, आकाश, नेहा, यश, वैशाली। गुड आफ्टरनून। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes. Let's other join the class. तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को अपलोड कर दिया गया था, जो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड एज यू ऑल नो, 60 मार्क्स का हमारा स्टैटिस्टिक्स है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा डिस्कशन देख ही लिया है। गुड आफ्टरनून प्रहलाद। सो लेक्चर 1 के बाद कंटिन्यूशन में आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, और डेटा के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे हमने एंड किया था। अब इसके आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। The next topic is collection of data. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Collection of data. किसी भी चीज को स्टैटिस्टिक्स में जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा लेके हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उन डेटा को स्क्रूटनाइज करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं। क्योंकि जब तक हम उन डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उन डेटास पे रिलाई नहीं कर सकते। तो डेटा पे रिलाई करने के लिए उन डेटा की करेक्टनेस को हमें जज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा। एक सेकेंड गाइस। गुड आफ्टरनून। हाँ, दिस इज द प्लेस। सो हमें इस डेटा को स्क्रूटनाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है। यानी हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो जो डेटा है वो रीजनेबली करेक्ट होना चाहिए। यार मैं 100% डेटा करेक्ट होगा उसकी बात तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स 100% करेक्शन पे काम नहीं कर सकती। तो यहाँ हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, डेटा के बेसिस पे एनालिसिस की बात करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा होता है वो 100% करेक्ट नहीं, बट एटलीस्ट रीजनेबली करेक्ट होना चाहिए। सर रीजनेबली करेक्ट का मतलब, रीजनेबली करेक्ट का मतलब हम यूं कहें कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं होगी, लेकिन 100% से थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वो डेटा ऐसा ना हो कि जिसपे हम रिलाई नहीं कर सकते हो। मतलब मतलब की बात करेंगे, लेकिन डेटा को सबसे पहले हमें कलेक्ट करना है। और पहले कलेक्शन की बात करते हैं। डेटा कलेक्शन का हमारे पास क्या तरीका है, फिर डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे। डेटा कलेक्शन का क्या तरीका है? डेटा कलेक्शन का मतलब जहां जिस एरिया में, जिस चीज के लिए, जिस इंटरप्रिटेशन के लिए, जिस एनालिसिस के लिए हमें डेटा चाहिए, हम उन डेटा को कलेक्ट करेंगे यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। जैसे मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं,
सपोज मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च, सपोज मैं एक नया क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और मुझे उन क्लासेस में ये देखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। लाइक 12th के बाद बच्चे क्या करते हैं, कौन से सेगमेंट को पिक करते हैं, सीएमए में जा रहे हैं, सीए में जा रहे हैं, सीएस में जा रहे हैं या एसीसीए में जा रहे हैं। तो मुझे डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कहां से, किन सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी डेटा कलेक्शन के मेथड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ कलेक्शन, there are two type of methods, there are two methods for collecting the data. One is primary method and second is secondary method. बहुत सिंपल सा बात है यार, नाम से समाउ क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड, नाम से क्लियर है। प्राइमरी यानी इनिशियली हम खुद डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, प्राइमरीली हम खुद डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, यानी जिसको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो खुद जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज करके, तरीका यूज करके डेटा को कलेक्ट करके लेके आता है। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब किसी और ने अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया और हमने एज इट इज उनकी उस कलेक्टेड डेटा को यूज कर लिया। क्लियर? प्राइमरी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे डेटा कलेक्शन, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी मतलब कलेक्टेड डेटा को यूज करना। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया। देखिए, हमें पता है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस चैप्टर से आपके पास यहां तक के डिस्कशन में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे हम थोड़ा केयरफुल चलेंगे, यानी डिटेल डिस्कशन तो करेंगे लेकिन थ्योरेटिकल उसे लर्न करने नहीं बैठेंगे। लेकिन कीवर्ड्स, की पॉइंट्स हमारे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें याद होने जरूरी है। तो हमारा पर्पस है एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिप्स, और उनके लिए कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम मेन समझते चल रहे हैं। तो दो टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी, प्राइमरी में लिख लीजिएगा फर्स्ट टाइम कलेक्शन और सेकेंडरी में लिख लीजिएगा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम कलेक्शन, सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन। इज इट क्लियर? पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट टाइम यदि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो प्राइमरी कलेक्शन है, और यदि आप किसी के कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक टर्म और ध्यान रखें, ज्यादा रिलायबल कौन सा है और ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज रिलायबल, कौन सा ज्यादा रिलायबल है। अब कौन से डेटा पे ज्यादा रिलाई करोगे, जो आपने कलेक्ट किया खुद फर्स्ट टाइम, या जो कलेक्टेड था किसी और का और आपने यूज कर लिया। आप किस पे ज्यादा बिलीव करेंगे, कलेक्टेड बाय योरसेल्फ और कलेक्टेड बाय अदर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच डेटा यू विल यूज और विच डेटा ऑन यू रिलाई मोर, किस डेटा पे आप ज्यादा रिलाई करोगे? जोर से बोल सकते हो। यस गाइस, किस डेटा पे ज्यादा रिलाई करोगे? हिमानी सेज प्राइमरी, करेक्ट, वी विल रिलाई ऑन प्राइमरी। आपने भी बोला प्राइमरी, तो प्राइमरी में आप लिख लीजिएगा इट इज रिलायबल मोर, मोर रिलायबल। प्राइमरी पे हम ज्यादा रिलाई करेंगे, डेफिनेटली हम प्राइमरी डेटा पे ज्यादा रिलाई करेंगे, क्योंकि वो हमने कलेक्ट किया है और हमें पता है कि वो हमने किस एक्यूरेसी से कलेक्ट किया है। सो वी विल रिलाई मोर ऑन प्राइमरी। तो प्राइमरी आर मोर रिलायबल। लेकिन इजी मेथड कौन सा है, जाके खुद डेटा कलेक्ट करना या कलेक्टेड डेटा की किसी ने कलेक्ट कर रखा है और सीधा सीधा उसकी रिपोर्ट उठा के ले आना? विच वन इजी मोर? Obviously, secondary is more convenient. More convenient. Secondary is more convenient. Primary is more reliable.
प्राइमरी रिलायबल है, सेकेंडरी कन्वीनियंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक और पॉइंट प्राइमरी एंड डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में, आई थिंक बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल सा। लेकिन सर ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ये कलेक्ट होता कैसे है, कहाँ से लेके आते हैं हम प्राइमरी डेटा और कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द मेथड्स? मेथड्स आर क्लियर बट सोर्सेस, प्राइमरी डेटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स? पहला एग्जांपल है इंटरव्यू, सेकेंड एग्जांपल है क्वेश्चनेयर, थर्ड एग्जांपल है क्वेश्चनेयर बाय इनैम्यूरेटर्स, सेकेंडरी बाय न्यूज़पेपर, ठीक है, प्राइमरी फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हमने स्टडी मटेरियल को ओपन करते हैं और प्राइमरी मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा को यहाँ पे सामने लेते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है सर? हम खुद खड़े हो जाएंगे जाके और चेक करेंगे, इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम चेक करेंगे। जैसे सर मुझे ये देखना है, सपोज कि इंडिया में कुछ रूल्स बने हुए हैं, लाइक ट्रैफिक सिग्नल का रूल बना हुआ है, मुझे ये देखना है कि कितनी व्हीकल्स ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करती है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं और उसमें कितने व्हीकल्स ट्रैफिक सिग्नल को अवॉइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमने एक अपना बंदा बनाया, हमारे बंदे को अपॉइंट किया, वो वहां जाके बैठ गया एक सिग्नल पे और वो वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है कि कितनी गाड़ियां सिग्नल क्रॉस करके जा रही है और कितनी गाड़ियां सिग्नल पे रुकी हुई है, या यूं कहें कि हमें देखना है कि कौन कितने जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? ये है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। वहां हम खुद जाएंगे, उस एरिया में बैठ जाएंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और वहां से जो कलेक्शन आएगा वो प्राइमरी कलेक्शन। इजी है क्या ये मेथड? सर सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है सबसे, यस 100% रिलायबल बोल सकते हैं आप इसको। एक्सट्रीम रिलायबल डेटा कलेक्ट होगा उस केस में, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करके डेटा निकाल रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे, किसी की मान नहीं रहे, खुद ऑब्जर्व करके। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो सकता है। दूसरा तरीका है ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, इसे हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। आपने देखा है बहुत कॉमनली यूज होता है जहां हमारा एग्जिट पोल आता है, ओपिनियन पोल आता है, कि रिपोर्टर्स जाते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि कौन सा वोटर किस पार्टी को ज्यादा वोट करके आ रहा है। तो वो जैसे ही पोलिंग बूथ से लोग निकलते हैं एकदम माइक लेके पहुंच जाते हैं, हाँ सर किसको वोट दिया आपने। ये है पर्सनल इंटरव्यू। मुझे ये पूछना है कि पेपर टफ एग्जाम हुआ आपका, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, मुझे ये कलेक्शन चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए कि यार ये एग्जाम जो पेपर आया ये पेपर टफ था या कैसा था। तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाऊंगा और वहां जैसे ही स्टूडेंट एग्जाम देके बाहर निकलेगा एक एक को माइक लेके, कैसा था पेपर, कैसा था पेपर, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। ये कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड अगेन रिलायबिलिटी विल बी मोर बट नॉट मोर देन ऑब्जर्वेशन। क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ये पर्सनल इंटरव्यू भीड़ में करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए? ये पर्सनल इंटरव्यू पब्लिक में करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए? क्योंकि यदि आप पर्सनल इंटरव्यू पब्लिक में करोगे, भीड़ में करोगे, तो आपका जो डेटा है वो बायस्ड डेटा आएगा, इन्फ्लुएंस्ड डेटा आएगा। मतलब यार मैं किसी से पूछ रहा हूं पेपर कैसा था, एक ने बोला अरे बहुत इजी आया था, उसके पीछे 4 लोगों ने उसका आंसर सुन लिया, क्या बोलेंगे? हाँ इजी आया था, इजी आया था, इजी आया था। अरे वो इन्फ्लुएंस्ड, तो आपका वो कलेक्टेड डेटा उतना रिलायबल नहीं होगा, उतना यूजफुल नहीं होगा। सो नहीं बेटा, पब्लिक में आप करोगे ना तो जो पब्लिक सुनती है ना, वो वाली पब्लिक यदि उनसे भी आप इंटरव्यू कर रहे हो तो वो इन्फ्लुएंस्ड आंसर दे सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इंडिविजुअल हम डेटा कलेक्ट करें रादर देन पब्लिकली डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि पब्लिकली कलेक्टेड डेटा इन्फ्लुएंस्ड डेटा हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल कलेक्टेड डेटा होता है वहां वो बिल्कुल करेक्ट, इट शुड बी इंडिविजुअल। द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेट फ्रॉम द लोकल सोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें मैं यहां पे बोलूंगा कि हम यहां पे बात करते हैं क्वेश्चनेयर की। थर्ड मेथड जो ब्रॉडली हम यूज करते हैं वो है क्वेश्चनेयर।
क्वेश्चनियर का मतलब क्या है? क्वेश्चनियर का मतलब है हम एक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनियर तैयार करेंगे और उस क्वेश्चनियर को हम सारे लोगों को मेल कर देंगे जिनसे भी हमें उनके आंसर्स चाहिए, और फिर उनको मेल के थ्रू रिप्लाई आएगा और उसके बेसिस पे हमारे पास कलेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चनियर में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई वेबसाइट्स पे आपके पास क्वेश्चनियर्स आते रहते हैं कि आप ये 10 क्वेश्चन को आंसर फिल करिए, आपको ये गिफ्ट मिलेगा। वो क्या कर रहे हैं? वो इनडायरेक्टली आपसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बीइंग योर चॉइसेस मालूम कर रहे हैं आपसे। सपोज मोबाइल कंपनी कोई नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च करना चाहती है और उसे ये देखना है कि कस्टमर को उस कंपनी के मोबाइल में कौन सा फीचर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और कौन सा फीचर यूजलेस लगता है और वो कौन से नए फीचर्स की डिमांड रख रहे हैं। अभी कैसे पता चलेगा? तो सर हमने अपने कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स थे, उनको जब मोबाइल सेल किया था तो उनका नंबर नोट करवाया था या उनका हमने ईमेल आईडी लिया था, मान लीजिए हमने उन सबको एक क्वेश्चनियर मेल कर दिया और क्वेश्चनियर मेल करके उसमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए, यू आर लाइकिंग दिस मोबाइल और नॉट, which feature is most important for you, which feature is more attractive for you, what improvement you want in this, what new feature you want in this, which feature you feel useless in this mobile, what alternative mobile you are looking for instead of this one। इस तरह के हमने पूरे क्वेश्चन बना दिए और उनके जब आंसर्स आए मेरे पास डेटा कलेक्ट हो गया। लेकिन अब यहां पे हम बात करें तो क्या आपको 100% आंसर्स मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि होता है ना, अरे यार आती रहती है मेल, बहुत आती है, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया, नहीं देना है मुझे आंसर। आप देखिए हर आपकी कॉलर या जो हम बोलते हैं टेली कॉलर से जब हम बात करते हैं या हम कॉल सेंटर पे बात करते हैं तो उनके बाद उनका एक हमेशा ही रहता है, सर एक फीडबैक कॉल आएगा, आप उस फीडबैक कॉल पे रिप्लाई कर दीजिएगा। वो 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे, हमारे टेली कॉलर ने आपसे कैसे बात की, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, क्या है? ये है पर्सनल क्वेश्चनियर फॉर्म। क्वेश्चनियर फॉर्म हम फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं, लाइक मुझे ये चेक करना है कि मेरा फैकल्टी आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा है, क्या आपके व्यू हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने आप सबको एक फॉर्म दे दिया, क्वेश्चनियर फॉर्म, और वो क्वेश्चनियर फॉर्म आपसे फिल करवा लिया, ये भी क्वेश्चनियर हो गया। और इसी क्वेश्चनियर में एक और एडिशनल पॉइंट ये होता है, क्योंकि यहां हमें ऐसा लगता है कि हम जब क्वेश्चनियर सेंड करते हैं तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चनियर्स का हमें आंसर मिल जाए, तो हमारा कलेक्शन शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें और बेटर इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे इन्यूमरेटर्स को हम ये क्वेश्चनियर के साथ सेंड कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, कई बार आपके घर पे कुछ ऐसे पर्सन्स आते हैं, सर हम सर्वे, जैसे पॉपुलेशन का सेंसस, पॉपुलेशन का सर्वे कैसे होता है? इन्यूमरेटर हर पर्सन के घर पे जाता है, कितने लोग हैं, क्या क्या उनका एज है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, ये सब वो नोट करता है एक फॉर्म में। ये क्या है? ये भी क्वेश्चनियर है, लेकिन ये क्वेश्चनियर बाय इन्यूमरेटर है, क्वेश्चनियर बाय अ पर्सन है, डायरेक्टली 1-to-1 क्वेश्चनियर है। अभी कोविड में कितनी बार इस तरह का इम्यूनेटर सर्वे हुआ, डॉक्टर्स या नर्सेज आते थे और पूछते थे आपके यहाँ पे कोई बीमार तो नहीं है, कितने ओल्ड एज पर्सन है, क्या उनको वैक्सीनेशन हो गया है नहीं हो गया है, कितने यंग एज पर्सन है, कितने बच्चे हैं। ये क्या है? इट इज क्वेश्चनियर बाय इन्यूमरेटर्स। तो ये सारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं। आई थिंक बात क्लियर है, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानना है तो बताइए। यहां पे हमने लिखा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, और ये सारे मेथड्स नोट कर लीजिएगा। यहां पे मेथड्स, इंटरव्यू, इंटरव्यू में एक तो होता है पर्सनल इंटरव्यू और एक होता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर बाय इन्यूमरेटर्स, और एक ऑब्जर्वेशन। और जहां ये इंटरव्यू की बात है, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है और एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीज भी आ सकती है, एक होता है डायरेक्ट इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। व्हाट इज दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ये क्या, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सर राइट हुआ, दंगे हुए, और मुझे उन दंगों की वजह से कितने लोग सफर किए उनका इंटरव्यू करना है।
और वो कैसे कैसे उन्होंने फील किया, क्या उनका नुकसान हुआ, उनका इंटरव्यू, उनका डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पर्सनल इंटरव्यू, माइक लेके निकलूंगा और एक एक बंदे से जो भी उस एरिया में रहता है, जो अफेक्ट हुआ, उससे पूछूंगा सर कैसा हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसने क्या किया। ये क्या है, पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू, जहां हम इंटरव्यू किसको कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर इवेंट से अफेक्ट हुआ, जिसको उसका असर पड़ा। जिसे हम बोल सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आ गई, अब बाढ़ में कौन कितना नुकसान हुआ किसका, तो मैं पर्सनल इंटरव्यू, जो जो उस बाढ़ से सफर हुआ है मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा सर कितना नुकसान हुआ है। ये क्या है, पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू। मुझे कुछ और डेटा कलेक्ट करना है लेकिन वह मैं पर्सनल डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो मैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू करूंगा। इनडायरेक्ट मतलब आई विल इंटरव्यू द पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, आई विल इंटरव्यू द पर्सन हु इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी ऑडियंस। हम ऑडियंस की बात करेंगे, मैं ऑडियंस से डेटा कलेक्ट करूंगा। क्या हो गया, एक तरह से ऑडियंस से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे सपोज मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मुझे उस एक्सीडेंट में, एक रोड एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे, मुझे उस एक्सीडेंट में कैसे हुआ, कितने लोग इंजर्ड हुए, ये मालूम करना है। तो मैं जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे तो इंटरव्यू कर नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, जो वहां के व्यूअर्स थे, जो वहां की पब्लिक थी, उनका इंटरव्यू करूंगा। आपने देखा सर कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये क्या है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो ये सारे आपके पास एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमने यहां पे बात की है फर्स्ट प्राइमरी डेटा, फर्स्ट टाइम कलेक्शन, रिलायबल मोर, मेथड्स, इंटरव्यू, पर्सनल एंड टेलीफोनिक, क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर बाय इन्यूमरेटर्स, ऑब्जर्वेशन। और इंटरव्यू में भी पर्सनल इंटरव्यू के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। एम आई गुड, बात क्लियर है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताएं। ये एग्जाम्पल्स थोड़े से माइंड में रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसी चीज आ सकती है कि सपोज बाढ़ आई, हमें उसका डेटा कलेक्ट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो प्राइमरी मेथड में भी कौन सा तरीका यूज करेंगे, तो हम वहां बात करेंगे इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में भी आ सकता है, दो ऑप्शन दे दी जाए, डायरेक्ट इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सर वो इन्वेस्टिगेशन बाय इम्यूनरेटर्स, इन्वेस्टिगेशन बाय इम्यूनरेटर्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के केस का एग्जांपल दिया, बेस्ट एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लगा दिया बहुत सारे स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ या पब्लिक को, जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स थे उनको, कि हर पर्सन का, हर कॉलोनी के अंदर हमें ये चेक करना है कि कोई फीवर तो नहीं है किसी को, कोई कोल्ड तो नहीं है किसी को, और ओल्ड एज पर्सन का वैक्सीनेशन, जितना भी ओल्ड एज पर्सन उस कॉलोनी में या पूरी सिटी में है उनका वैक्सीनेशन हो गया या नहीं हो गया। डेटा कलेक्ट करना है सर मुझे। क्या डेटा कलेक्ट करना है सर, मुझे देखना है कि हर कॉलोनी में कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं है, यानी फीवर या कोल्ड से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो हमने पर्सनल पर्संस भेजे, एक क्वेश्चनर उनके हाथ में दे दिया और वो जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर घर में बैल बजा के, सर हम गवर्नमेंट से आए, कितने लोग हैं आपके घर में, कितने बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं, 50 साल से ऊपर के लोग कितने हैं, फिर उनका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, फिर बच्चे हैं तो उनको कोल्ड या कफ तो नहीं है। ये सारी डिटेल उन्होंने फिल की और डेटा कलेक्ट हो गया। यहां पे क्या हुआ, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बाय इन्यूमरेटर्स, जैसे हम क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस बाय क्वेश्चनियर्स, क्वेश्चन थ्रू क्वेश्चनियर तो यार बहुत कॉमन, हम कई बार हमारे पास आता है, एक फॉर्म आ जाता है, फीडबैक फॉर्म। व्हाट इज फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म भर के भेजते हैं ना। कभी स्कूल में भी आपने टीचर के लिए फीडबैक फॉर्म भरा होगा, या कभी किसी कॉल सेंटर पे आपने किसी मोबाइल की प्रॉब्लम के लिए कॉल किया तो उनका फीडबैक फॉर्म आ जाता है कई बार, सर फीडबैक दीजिएगा सर कैसा रहा। तो उसमें 4 और 5 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स के बेसिस पे वो कलेक्ट करते हैं कि उनका एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। तो दैट इज क्वेश्चनियर। ऑल गुड, चलिए फाइन। तो आगे चलते हैं, सेकेंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी मेथड।
सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। सेकेंडरी मेथड में क्या है, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन। कन्वीनियंट बहुत है, कन्वीनियंट बहुत है, मतलब बहुत इजीली मिल जाता है, हमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। और इनके तरीकों की यदि बात करें तो बहुत आसान है। गवर्नमेंट भी कई तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं। वो जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, हम एज इट इज उन रिपोर्ट्स को उठा लेते हैं और उसका डेटा यूज कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए। मार्केट में, स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए मुझे, तो मैं एनालाइज करने नहीं, कलेक्ट करने नहीं बैठूंगा। स्टॉक मार्केट का डेटा यदि मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, NSE की वेबसाइट पर रोज शाम को एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, मैं वो कॉपी कर लेता हूं। तो ये सब कहलाते हैं सेकेंडरी मेथड। मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा लिस्ट इज हियर। न्यूज़पेपर सबसे इजी, सबसे सिंपल, न्यूज़पेपर में डेटा पब्लिश होते ही है। दूसरा पब्लिकेशंस बाय ट्रेड एसोसिएशंस, पब्लिकेशंस बाय ट्रेड एसोसिएशंस। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और रिसर्च UGC जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। स्टैटिकल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वर्ल्ड बैंक और ILO और IMF, WHO, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो यहां पे आप सिंपली लिख लीजिएगा रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय देखिए होगा क्या, पूरे के पूरे मॉड्यूल से वापस रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ कीवर्ड्स हम यहाँ नोट कर लेंगे और उन कीवर्ड्स के बेसिस पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, डेटा सोर्स हो सकता है। तो कौन कौन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे ईदर इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और स्पेसिफिक ऑन देयर वेबसाइट्स एंड ऑल, वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स होगा। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। इज इट सिंपल? यस इट इज सिंपल, इजी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस। ओके फाइन, सो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। एवरीथिंग, एवरीवन इज सेटिस्फाइड हियर। चलिए आगे की बात करते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स हमने समझ लिए। डेटा कलेक्शन हमारे पास आ गया। कलेक्टेड डेटा का क्या करेंगे, क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि डेटा का हम क्या करेंगे। सर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, इसको यहीं पे एक शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे लेके जाते हैं। टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज देयर, टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कलेक्टेड डेटा है उसे हम क्लासिफाई करते हैं, तो इट्स नॉट दैट मच यूजफुल थिंग, बट फिर भी क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, एंड अदर इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाम याद रखिएगा एग्जैक्टली ऐसा कैसा, सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, और दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज दिस? सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है जहां हम कलेक्टेड, सारे कलेक्टेड डेटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके क्लासिफाई करते हैं।
जहां वो सारे डेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं और उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके हम क्लासीफाई करते हैं, तो वो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। लाइक मैंने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया और मुझे उसे क्लासीफाई करना है, तो मैं मेल एंड फीमेल में क्लासीफाई कर दूंगा। जेंडर में क्लासिफिकेशन, पॉपुलेशन जेंडर में ही क्लासीफाई हो सकती है। मुझे एम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में क्लासीफाई कर दूंगा। कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका डेटा मैंने कलेक्ट किया और उसे क्लासीफाई करना है, तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें दो कैटेगरी बना सकता हूं, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड। तो ये जब दो पार्ट में क्लासीफाई हो जाता है, सारा डेटा जब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। और मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आपका सब क्लासिफिकेशन आता है, सब क्लासिफिकेशन आता है, बहुत तरह की कैटेगरीज बन जाती हैं जिसमें मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व। मतलब अब हमने बेटा हमने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट किया, तो उसमें हमने टू फोल्ड क्लासिफिकेशन में किया क्या, एजुकेटेड अनएजुकेटेड। फिर हमने सोचा इसमें यार एज ग्रुप भी डाल देते हैं, फिर हमने सोचा चलो इसमें जेंडर भी डाल देते हैं, मेल कितने फीमेल कितने, किस एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं। ये हो गया मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। प्राइमरीली एजुकेटेड अनएजुकेटेड, फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड में दो कैटेगरी, मेल एंड फीमेल, दो, दो के नीचे दो और चार, और मेल एंड फीमेल में भी फिर मैंने बना दिए एज ग्रुप, 18 से 25 तक कितने हैं, 25 से 30 वाले कितने हैं। ये हो गया मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसी पे अब डिस्कशन करते हैं, ये बहुत कम का है। प्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और उस पॉइंट को आपको लिखना है, नोट करवा देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, नोट कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये नोट्स हमारे लिए काफी रहेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टू फोल्ड, मैनी फोल्ड। टू फोल्ड में मोर देन वन फील्ड होती है, लेकिन सिर्फ दो ही फील्ड होती है। एग्जांपल में हम ले सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर मेल एंड फीमेल, और मैनी फोल्ड के अंदर मेल फीमेल, 0 to 18, 19 अबव, ये एज का क्लासिफिकेशन दे दिया मेल एंड फीमेल में। तो इस तरह से ये मैनी फोल्ड बन जाएगा। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन, एंड आई थिंक इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड क्या बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, देयर आर ओनली टू फोल्ड्स, टू फील्ड्स, टू कैटेगरी। Manifold classification, there are multiple categories, multiple fields, that is known as manifold classification. Is it clear? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए मान के चलिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए उसको कहीं नोट डाउन करना, कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तरीके से प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेटा प्रेजेंटेशन के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। थ्री मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। एक होता है टेक्सचुअल, एक होता है टेबुलर, और थर्ड होता है डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक।
टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, क्या मतलब है? टेक्सचुअल का मतलब सर कुछ नहीं, सिंपली टेक्स्ट में लिख दिया। टेक्स्ट में कैसे? देयर आर this much population in the city that is divided in male and female. This much number of males are there, this much number of females are there, this much number of males are above the age of 60, this much number of females are above the age of 60. Out of such this much are unemployed and this much are employed. एक पैराग्राफ बना दिया. That is textual presentation, and I think it is the worst presentation method of डेटा. टेक्स्ट में यार, पैराग्राफ में हमारी बुक में थ्योरी लिखी होती है, वो पढ़ने में तो हम बोर हो जाते हैं. ना वो अट्रैक्टिव है, ना ही वो इन्फ्लुएंसिंग है, ना वो अट्रैक्टिव है, ना ही वो इन्फ्लुएंसिव है, ना ही वो रीड करने में कंफर्टेबल है, और अंडरस्टैंड करने में तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. बट अ मेथड इज गिवन हियर, सो आई एम यूजिंग दिस in a paragraph. Textual, definitely we will not use this method at all. सेकेंड मेथड हमारे पास आता है, और ये मेथड जिसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, एंड दिस वन नोट कीजिएगा, इट इज नोन एज बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन. इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन. इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन. और थर्ड हमारे पास आता है डायग्रामेटिक, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हैं सर डायग्रामेटिक ज्यादा बेस्ट होता है. सर डायग्राम देख के तो आराम से समझ में आ जाती है चीजें, ऐसा? सर डायग्राम को जब हम देखते हैं ना तो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. नहीं, बात सही है, डायग्रामेटिक इज बेटर, बट नॉट इन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बेस्ट मेथड हमेशा टेबुलर मेथड होता है. डायग्रामेटिक मेथड में आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, ये आई कैचिंग है. कहीं कोई ग्राफ बना होता है, कहीं कोई कलरफुल डिजाइन बना होता है, तो हमारी आई कैच हो जाती है और हम एकदम से उसकी तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझ में भी जल्दी आ जाती है. लेकिन वो समझ में आ सकता है, लेकिन एनालिटिकल नहीं हो सकता. मतलब डायग्राम को देख के लगता तो है कि हाँ समझ में आ गया, जैसे शेयर प्राइसेस, स्टॉक मार्केट के डायग्राम, ग्राफ देखते ही पता चलता है ना कहां से कहां गया, अरे प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, दिख जाता है. जैसे दो कंपनी के शेयर की प्राइस को मैं कंपेयर कर रहा हूं, या दो कंपनी की ग्रोथ कंपेयर कर रहा हूं, या मैं दो कंपनी की सेल्स कंपेयर कर रहा हूं, और मैंने उनका चार्ट बना दिया, तो चार्ट देखते ही पता जाता है किस कंपनी की सेल एकदम से ऊपर गई है, ये चार्ट ऊपर जा रहा है मतलब सेल ऊपर गई है, नीचे आया इसकी सेल नीचे आई, दिखती ही पता चलता है. दैट इज अट्रैक्टिव, आई कैची. लेकिन बेस्ट मेथड होता है टेबुलर, क्योंकि वहां पे डिटेल एनालिसिस पॉसिबल है. जैसे आपने पढ़ा होगा मीन, मोड, मीडियन, एवरेज निकालना है, क्या चार्ट देख के एवरेज निकाल सकते हैं? एक्स बार जैसे बोलते हैं, बचपन में मीन पढ़ के आए हो आप, क्या चार्ट देख के मीन निकाल सकते हो? चार्ट देख के स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं? नो. मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन या डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्क्रूटनाइज करने के लिए हमें उसका टेबुलर फॉर्म जरूरी होता है. सो टेबुलर फॉर्म इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा. अब यहां पे आपको क्या याद रखना है? 3 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट इन 3 मेथड्स के अंदर टेबुलर और ग्राफिकल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी डिटेल को समझना पड़ेगा. देयर इज मेनी फोल्ड्स और देयर इज मेनी थिंग इन डिटेल डेटा. देयर इज मेनी थिंग इन डिटेल डेटा. क्या 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 है? टेबुलर को समझते हैं. टेबल्स देखिए कैसी बनती है टेबल्स. कुछ इस तरह से बनी हुई होती है ना, और फिर इनमें कुछ कॉलम्स होते हैं, एंड समाओ किसी में सब कॉलम्स भी होते हैं, और फिर इनकी कुछ रोज होती हैं. ऐसा ही कुछ टेबुलर फॉर्म होता है. अब इस टेबुलर फॉर्म के यदि आप समझें तो इसके हर पार्ट का एक नाम है, और इसके हर एरिया का एक नाम है, और उस हर एरिया का एक सिग्निफिकेंस भी है. आसान है बहुत, समझेगा. ये सब क्या है? कॉलम्स. कॉलम्स है ना, ये सारे कॉलम्स हैं, और ये जो सारे कॉलम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कैप्शंस.
कॉलम्स को हम बोलते हैं कैप्शंस। कॉलम्स आर नोन एज कैप्शन। ऑप्शन में आएगा यदि मैं मेल फीमेल बॉय और गर्ल इस तरह से डेटा को क्लासीफाई कर रहा हूं, पॉपुलेशन के डेटा को मैं ऐसे क्लासीफाई कर रहा हूं मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल के लिए जो डेटा लिखूंगा वो किस में लिखूंगा, उन मेल और फीमेल की डिटेल को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कैप्शन। कॉलम में जो हमने हेडिंग दिया है, कॉलम का जो हेडिंग होता है, दैट हेडिंग इज नोन एज कैप्शन। और उस कैप्शन के अंदर सब फील्ड्स भी हो सकते हैं। मेल के अंदर अप टू 18 और अबव 18, तो उन्हें कहते हैं सब कैप्शन। कैप्शन, सब कैप्शन। ठीक है। दूसरा, यहां पे ये जो हमने यहां पे डिटेल लिखा, ये ईयर वाइज कैलकुलेशन था। सपोज 19 2021 2020 2018 2019 ईयर वाइज, तो ये ईयर वाइज ये जो रो बनती है ना, ये रो में जो हम डेटा लिखते हैं, रो में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, रो, इन रो को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टब। STUB, स्टब। रोज आर नोन एज स्टब, इन्हें बोलते हैं स्टब। और रोज को भी आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, तो वो कहलाती है सब स्टब। बिल्कुल ठीक। कॉलम्स कैप्शन, रोज स्टब। थर्ड, जो टेबल आपने बनाया उस टेबल का कोई ना कोई नाम तो दिया होगा, उस टेबल का हमने कोई नाम दिया होगा। ठीक है, जो टेबल का हमने नाम दिया है उस नाम को हम बोलते हैं टेम्पलेट, उस नाम को बोलते हैं टेम्पलेट। फिर यहां पे जो डेटा हम फिल करते हैं उस डेटा को हम बोलते हैं बॉडी, ये कहलाती है बॉडी ऑफ टेबल। और जहां पे आप यूनिट्स लिखते हो, मतलब ये डेटा रुपीज में है या ये डेटा यूनिट्स में है या नंबर ऑफ पर्संस में है, उसे हम बोलते हैं बॉक्स हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज डेफिनेटली आपके पास बन सकता है, अनडाउटेडली इस पे एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। क्या क्या मेन याद रखना है, कॉलम मतलब कैप्शन, और कैप्शन के अंदर आएंगे सब कैप्शन। रोज मतलब स्टब, स्टब में आएंगी सब स्टब। मेन पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज बॉडी, एंड द यूनिट पोर्शन जहां पे हम यूनिट्स या मेजरमेंट लिखते हैं वो कहलाता है बॉक्स हेड। और ऊपर जो हेडिंग आता है वो कहलाता है टेम्पलेट। और एक चीज आपने और देखी होगी, हर टेबुलर फॉर्म में, कोई भी टेबल उठा के देख लीजिए, कहीं से कोई भी डेटा टेबल देख लीजिए, एक चीज आपको नीचे लिखी हुई मिलती है, सोर्स। मिलता है ना, याद है, देखा है कहीं टेबल, प्रैक्टिकली कोई ऐसी टेबल देखी है जिसमें इवन आपकी बुक्स के अंदर भी कोई चार्ट बना होता है तो उस चार्ट के नीचे सोर्स लिखा होता है, कहीं से भी। मैं आपको दिखाता हूं, चलिए पहले तो आप ही के स्टडी में यदि है तो ये हो गया, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। नया क्यों नहीं खुलता है? यस। चलिए, नेट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, कोई बात नहीं, वी विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। तो हम कहाँ थे? चलिए, मिला, कुछ मिला मुझे। ये बीएससी की वेबसाइट पे आपको डेटा मिलेगा। जब इस वेबसाइट से डेटा हम कॉपी करते हैं, चलिए मैं निकाल के रखूंगा आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपको ये सब शो करूंगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। तो
ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? कॉलम, कैप्शन, बॉडी हेड, बॉक्स हेड, सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या होता है? आप डेटा कहीं से यदि सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा है आपके पास, सेकेंडरी डेटा मतलब जिस भी टेबल के नीचे सोर्स लिखा है ना, उसका मतलब आप क्लियरली ये समझ जाओ कि वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डेटा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो किसी और से कॉपी किया गया है। तो सोर्स का मतलब ये होता है कि आपने वो जो डेटा उस टेबल में प्रेजेंट किया है वो कहां से कॉपी करके डाला है, उसका नाम नीचे लिखा होता है। सर ये मैंने आईसीएमए की वेबसाइट से, सीएमए की वेबसाइट से डेटा उठाया है, सोर्स वेबसाइट का नाम लिख दिया। सर ये डेटा मैंने डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से उठाया है, सोर्स में डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया। सर ये मैंने नॉलेज एकेडमी के नोट्स में से क्वेश्चन कॉपी किया है, मैंने नीचे नॉलेज एकेडमी के सोर्स का नाम डाल दिया। तो सोर्स में वो आपका सोर्स होता है जहां से वो डेटा आपने कलेक्ट करके डाला है, तो डेफिनेटली वो डेटा कौन सा होगा? सेकेंडरी डेटा। सो यहां तक ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मैं आपको ये दोनों मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन आपके स्टडी से भी आपको शो कर देता हूं, जहां हमने स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करना ही करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए गाइस, एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम रहता है? एमसीक्यू में प्रॉब्लम रहता है कि आपके पास आपके स्टडी में जो लैंग्वेज लिखा है, उस लैंग्वेज में से पूरी लाइन में से उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। हम एमसीक्यूज करेंगे अभी, तब समझ में आएगा। ये देखिए, टेम्पलेट टाइटल, सबसे ऊपर टाइटल, देन कैप्शन, कैप्शन में कॉलम है, बॉक्स हेड जहां पे डिटेल है, बॉडी, स्टब, सोर्स। एवरीथिंग इज क्लियर? नेक्स्ट मेथड, परफेक्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के एरो को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहां पे बनाते हैं हम फिर 3 एरो। 3 टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस आर देयर। बचपन में पढ़े होंगे ना? कौन कौन से? कौन कौन से चार्ट बनाए आपने? लाइन चार्ट, बार चार्ट, और तीसरा पाई चार्ट। 3 तरह के चार्ट होते हैं सर हमारे पास। 3 टाइप ऑफ चार्ट्स, 3 टाइप ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 3 तरह से हम डेटा को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन लाइन चार्ट, सेकेंड वन बार चार्ट, एंड थर्ड वन पाई चार्ट। बिल्कुल सही। लाइन चार्ट कैसा होता है? लाइन चार्ट कैसा होता है? लाइन चार्ट कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए सेल्स है किसी कंपनी की, तो कैसा दिख रहा है? सर यहां से सेल्स जंप करके कितनी कितनी इंक्रीज हुई। एक लाइन के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे मैं ईयरली कंपनी का टर्नओवर ग्राफ पे दिखाना चाहता हूं, ईयरली टर्नओवर ऑफ कंपनी, ईयरली सेल्स ऑफ द कंपनी। तो मैं यहाँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 इनकी सेल्स को प्लॉट करूंगा। और यहाँ पे आपको पता है 2 एक्सेस आर देयर, एक्स एंड वाई। 2 एक्सेस पे ये लाइन चार्ट बनता है, 2 ही एक्सेस पे बार चार्ट भी बनता है। तो यहाँ पे बहुत इजी होता है ये चार्ट रीड करना, सबसे इजी चार्ट है रीड करना। मतलब देखते ही सब कुछ पता चल जाता है। देखते ही पता चल गया सर इस साल में सेल्स यहां थी और इस साल सेल्स यहां थी, फिर इस साल सेल्स यहां, इतनी ग्रोथ है कंपनी की सेल्स में, टर्नओवर में। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में भी मल्टीपल लाइन चार्ट भी होता है। ये सिंगल लाइन चार्ट है, इसमें मल्टीपल लाइन चार्ट भी होता है, जिसे हम कंपेरेटिव लाइन चार्ट भी बोल सकते हैं। कंपेरेटिव लाइन चार्ट का मतलब, सर ये तो मैंने एक्स कंपनी की सेल डाल दी और मुझे एक्स कंपनी की सेल को कंपनी वाई की सेल से कंपेयर करना था, तो मैंने इसी चार्ट में कंपनी वाई की सेल्स का भी लाइन बना दिया। अब मैं दोनों कंपनी की सेल्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर रहा हूं कि सर जब इस साल में इस कंपनी की सेल इतनी हाई थी ना, इस वाली कंपनी की सेल कम थी, लेकिन यहां पे इस कंपनी से इसकी सेल ज्यादा हो गई थी। ये हो गया कंपैरेटिव लाइन चार्ट। क्लियर? पहला लाइन चार्ट। नंबर 2 पे आता है बार चार्ट। बार चार्ट भी देखा होगा ना, ऐसे बार्स बने होते हैं। ये बार चार्ट, यहां पे जो
चीज हमने लाइन के थ्रू प्रेजेंट किया था, यहां पे वही चीज हम एक बॉक्स के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं। से इट इज टर्नओवर, वही वाई एक्सिस वही एक्स एक्सिस। इस साल टर्नओवर यहां था, इस साल टर्नओवर नीचे आ गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर नीचे आ गया, ये टर्नओवर दिख रहा है, ये कहलाता है बार चार्ट। और इसके अंदर भी कंपेरेटिव या मल्टी बार चार्ट बन सकता है। जैसे जैसे सेंसस पॉपुलेशन, मेल फीमेल दिखाना है मुझे हर साल का पॉपुलेशन, तो हर साल दो दो बार बनाता जाऊंगा, एक मेल का एक फीमेल का। मेल के बार को अलग रंग दे दूंगा और फीमेल के बार को अलग कलर दे दूंगा, और वो कलरफुल दो बार चलते रहे। मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट दिखाना है, दो बार बना दूंगा। मुझे अपने 3 प्रोडक्ट है मेरे, उन 3 प्रोडक्ट की मुझे सेल दिखानी है, तो मैं 3 बार बना दूंगा इस साल। और इसमें इसमें एक और बार भी बनता है, एक और, जिसे हम डिफरेंशिएट बार या बाइफ्रिकेटेड या डिवाइडेड बार बोल सकते हैं। वो कैसा बनता है? वो कुछ ऐसा बनता है, मान लो मेरे यहाँ पे 3 सेगमेंट चल रहे हैं, सी ए सी एस सी एम ए, और मुझे अपना रेवेन्यू, अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट का चार्ट बनाना है हर साल। सी ए सी एस सी एम ए में कितने कितने बच्चे थे, तो मैंने एक चार्ट बनाया, ये मेरे सी एस के बच्चे हैं, ये मेरे सी एम ए के बच्चे हैं, और ये मेरे सी ए के बच्चे हैं। तो मैंने अलग अलग कलर से इनको फिल कर दिया, सी ए, सी एम ए और सी एस। तो ये क्या हो गया? ये डिवाइडेड बार चार्ट बन गया। तो ये बार चार्ट हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप हमारे पास है पाई चार्ट। उसमें हम क्या करते हैं? पाई चार्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मतलब आप जैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड बार चार्ट बनाया था ना, जनरली इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया और फिर पाई बना दिया, ये सी एस, ये सी एम ए और ये सी ए, और इस तरह से ये बन गया पाई चार्ट। तो ये 3 तरह के चार्ट आपके पास होते हैं। आई थिंक चार्ट का बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार इसको अपने स्टडी से हम चेक कर लेते हैं। देखिए, लाइन चार्ट पक्का क्लियर, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है, मंथ बाय मंथ प्रोडक्शन। जनवरी का प्रोडक्शन इस 70 के लेवल पे है, फेब का प्रोडक्शन 90 के लेवल पे है, तो ये मंथ बाय मंथ प्रोडक्शन हमारे पास हो गया। ये है हमारा लाइन चार्ट। सेकेंड, बार डायग्राम। बार डायग्राम में आपके पास मल्टीपल बार डायग्राम्स में ऑप्शन है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, मैंने बताया एग्जांपल, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये भी एग्जांपल आपको बताया, और परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मेनली ये परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मेनली आपके पास बार डायग्राम में कौन कौन से बार डायग्राम आ गए, नाम लिखे हुए थे ना, याद रखिएगा। सिंपल सिंगल सिंगल बार, मल्टीपल एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले बार, सब डिवाइडेड कौन सा होता है? ये वाला, ये जो कलरफुल मैंने बनाया ये सब डिवाइडेड बार चार्ट है, जहां एक सिंगल लाइन सिंगल सिंगल बार से एक सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वो सिंगल बार चार्ट है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके। और लास्टली दिस इज पाई चार्ट। कुछ बताने को नहीं बचा? ये हो गए टाइप ऑफ चार्ट्स। अभी आपको कुछ पूछना है तो बताइए। होपफुली यहां तक सब कुछ क्लियर होगा और आज का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे की। तब तक बताइए कुछ और। इस चैप्टर में हमारे पास अब 2 मेन कॉन्सेप्ट और बचेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, एंड देन हम उसके साथ उनके एमसीक्यूज और उनके क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है यार यहां तक का, और ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक बस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यार एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स ही आते हैं। बोरिंग है, आई नो, माइंड को एग्जॉस्ट करता है नेसेसरी, दैट इज अगेन आई नो। तो बेटर तरीका क्या रहेगा, आप इस तरह से शॉर्ट में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए, जैसा लास्ट क्लास में भी आपने कर लिया होगा। इस क्लास के डेटा को भी हम नोट डाउन कर लें, और फिर बस
जैसे जैसे आप एक बार स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करके चलेंगे और उसमें कोई नया कीवर्ड्स आएंगे तो उनको हम अपने नोट्स में ऐड कर देंगे, और फिर एमसीक्यू जब हम क्रैक करेंगे तो हमारे पास और कोई नया कीवर्ड होगा तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं और इसी चैप्टर को फिनिश भी करते हैं। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।